आपने अपने पेरेंट्स से ये अक्सर सुना होगा कि हमारे ज़माने में ये सामान इतने का होता था या इसकी कीमत इतनी कम हुआ करती थी। पर ये कॉइन्स को देख लो, 25 और 50 पैसे की 90s में कितनी वैल्यू हुआ करती थी, और अब ये 500 के नोट को देख लो, कहाँ खर्च हो जाते कुछ पता ही नहीं चलता। चर्चा फिर चाहे चाय पर हो या बड़े बड़े मंत्रिमंडल की बैठक में, महंगाई हमेशा से ही हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है। अब सोचिए, जब महंगाई को कंट्रोल करना मिनिस्टर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो ये यूपीएससी के पेपर में कितना इंपॉर्टेंट होता होगा। चलिए आज हमारे टॉपिक की चर्चा भी महंगाई AKA इन्फ्लेशन पर होगी। अगर इन्फ्लेशन को प्रॉपर्ली समझे तो इन्फ्लेशन रिफर्स टू द persistent rise in the general price level in the country over a period of time। मतलब आसान भाषा में इन्फ्लेशन एक ऐसा रेट है जिस पर गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं या प्राइसेस के राइज होने पर परचेसिंग पावर में गिरावट होती है। पर ये इन्फ्लेशन होता क्यों है? जब कोई कंट्री इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस कर रही होती है तो वो मार्केट में ज्यादा मनी सर्कुलेट कराती है, जिसकी वजह से करेंसी की परचेसिंग पावर लूज होने लगती है, जिसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज होने लगते हैं। फिर तो इन्फ्लेशन कई टाइप्स के होते होंगे। तो जी हाँ, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमने इसे 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला है लो इन्फ्लेशन और क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। ये वो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होता है जिसमें महंगाई का दर धीरे धीरे और काफी प्रिडिक्टेबल तरीके से बढ़ता है। ये इन्फ्लेशन लॉन्ग रन में टेक प्लेस करता है और इसका रेंज जनरली सिंगल डिजिट में आता है। दूसरा है गैलपिंग इन्फ्लेशन। इस टाइप की इन्फ्लेशन में महंगाई का दर काफी तेजी से बढ़ता है, इतना कि रेंज डबल इवन ट्रिपल तक पहुंच जाती है। इस टाइप के इन्फ्लेशन को हॉपिंग, रनिंग या जंपिंग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो अगला है हाइपर इन्फ्लेशन। ये वो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होता है जिसमें बहुत लार्ज अमाउंट में और बहुत तेजी से महंगाई बढ़ती है। इसका एनुअल रेट इन मिलियंस में बढ़ता है। हाइपर इन्फ्लेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड बोलिविया इन मिड 1985। नेक्स्ट आता है बॉटलनेक इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन की ऐसी सिचुएशन होती है जब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई ड्रास्टिकली गिर जाती है पर उनकी डिमांड सेम लेवल पे ही रहती है। ऐसी सिचुएशन तब अराइज होती है जब सप्लाई साइड्स एक्सीडेंट्स, हैजर्ड्स या मिसमैनेजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इसे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। पांचवा और लास्ट टाइप है क्रॉनिक इन्फ्लेशन। जब क्रीपिंग इन्फ्लेशन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू इंक्रीज होता है तब उसे हम अक्सर क्रॉनिक इन्फ्लेशन कहते हैं। Now let's look at demand and supply side of inflation। सबसे पहले डिमांड साइड ऑफ इन्फ्लेशन को समझते हैं। डिमांड साइड इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहते हैं और इसके रीजंस होते हैं जैसे नंबर 1 इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, नंबर 2 रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी व्हिच लीड्स टू हाई एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस, नंबर 3 इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड नंबर 4 टैक्स रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स। अब सप्लाई साइड ऑफ इन्फ्लेशन को समझते हैं। इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। अगर इसके फैक्टर्स को देखें तो वो हैं नंबर 1 बैकग्राउंड एग्रीकल्चर सेक्टर, नंबर 2 इनएफिशिएंट स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 3 राइज इन लेबर कॉस्ट, नंबर 4 हाई कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल्स। इतने सब के बाद व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन? फर्स्टली, जब डिमांड और सप्लाई के बीच मिसमैच हो। सेकेंडली, जब डिमांड साइड या सप्लाई साइड या दोनों ही साइड के इन्फ्लेशन में चेंजेस आए। अब इन्फ्लेशन है तो ऑब्वियस है कि इनके इफेक्ट्स हर कम्युनिटी के ऊपर अलग अलग पड़ते होंगे। जैसे कि बिजनेस कम्युनिटी को देखें तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में दे आर द गेनर्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से प्रोडक्ट्स के प्राइस राइज होते हैं। नेक्स्ट कम्स फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स। ये ग्रुप्स इन्फ्लेशन के टाइम पे सबसे ज्यादा सफर करते हैं क्योंकि इनकी मनी इनकम तो फिक्स रहती है पर गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं। अगर फार्मर्स ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप भी इन्फ्लेशन के गेनर्स हैं क्योंकि जनरली काफी फार्मर्स डेटर्स होते हैं और इसके चलते उनको क्रेडिटर्स को कम पे करना पड़ता है। तो अब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स लेती है? फर्स्ट इज मॉनेटरी मेजर। इसमें गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ मनी को मार्केट में कम कर देती है जिससे गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस कम हो जाते हैं एंड डिमांड इवेंचुअली गिर जाती है। सेकेंड, इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज कर देती है जिससे पब्लिक स्पेंडिंग डिक्रीज होकर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट करती है एंड एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाती है। एंड लास्ट इज टैक्सेशन। टैक्सेशन के टाइम पर गवर्नमेंट पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है इन ऑर्डर टू रिड्यूस हाउसहोल्ड्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड कम होने लगती है और इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन के टाइप्स,
कॉजेस, इफेक्ट्स और मेजर्स का कंप्लीट एनालिसिस अब आपके सामने है। दिस कंटेंट इज ब्रॉट टू यू बाय अरिहंत मैकबुक इंडियन इकोनॉमी। यूपीएससी के ऐसे ही क्रिटिकल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए एक्सप्लोर अरिहंत मैकबुक सीरीज, which explains concepts like no other, and stay tuned to our channel.